चलें जी। तो कल क्या सीन था, लास्ट वीक में हमारा क्या सीन था, हम लोगों ने रिएक्ट के सारे जो रूल्स हैं ना, रूल्स के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं हमने सारे देखे थे। हमने देखा था कि किस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही होती हैं इसके अंदर रहकर चीज़ें हमारी सारी की सारी। हमने उसका पूरा का पूरा जो कह लो कि स्ट्रक्चर देख लिया कि किस तरह से वो काम कर रहा होता है। हमने देख लिया कि एसआरसी के अंदर रहकर सारा काम हमारा हो रहा होता है। हमने देख लिया है कि सीएसएस किस तरह से इंपोर्ट करनी है। हमने देखा है कि किस तरह से इनलाइन सीएसएस लगानी है हम लोगों ने। और हमने थोड़ा सा देखा था कि किस तरह से जो है हम लोग डायनामिकली अपना सारा का सारा कंटेंट लेकर आ सकते हैं। और मैंने यही टास्क दिया था आप लोगों को कि आप लोगों ने क्या काम करना है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर कुछ डेटा स्टोर करवाना है और फिर उसको कॉल करवा रहा होना है अपने नीचे टेम्पलेट के अंदर। ऐसे काम किया हुआ है सबने, ऐसे किया हुआ है। क्या हुआ है, ऐसे डायनामिकली बनाई है। चलो उसको क्लास के बाद हम लोग देखते हैं। अभी मैं क्या काम कर रहा हूँ, अभी फिर आज क्लास में लोग यहाँ पे आके स्टार्ट करते हैं। और शायद इसने मुझे किस तरह का एरर नहीं दिया है, काम कर रहा है मेरा, अभी वो कर रहा है। ठीक है, हैप्पी हैकिंग आ गया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है हमारा। हैप्पी हैकिंग सही है। उसके बाद क्या काम करते हैं, CD करके वो क्या काम कह रहा है। खैर मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहा है कि CD के अंदर A9 के अंदर A19 के अंदर रिएक्ट कोर्स है, मुझे CD करने की ज़रूरत नहीं है कहीं पर भी। मैं डायरेक्ट क्या काम कर सकता हूँ, NPM स्टार्ट कर सकता हूँ। तो क्या होगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन बनी होती है वो हमें शो करवा देगा हमारे ब्राउज़र में, जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा हमारा। और अगर आपका फर्स्ट टाइम होगा, जैसे मेरे लैपटॉप पर ये मेरा फर्स्ट टाइम है इस पर, तो अलाउ एक्सेस वो मांगेगा आपसे। ठीक है, अलाउ एक्सेस करें इस चीज़ को। और हमारा 3000 के ऊपर, हमें पता है कि 3000 पोर्ट के ऊपर हमारे सर्वर चल रहा होता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि क्या कहते हैं हमें। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी ये रिएक्ट की जो एप्लीकेशन है वो बन के आ रही है। और ऑब्वियस है मुझे ये तो बनानी नहीं है। मैं तो एक ये भी काम करूँगा कि अपना ये वाला कोड जो अपने VS कोड के अंदर आज जाकर ओपन करूँगा, ऐसे ही है। तो मैं अपनी इसको इस टर्मिनल को बंद कर रहा हूँ। हमें पता है कि Ctrl+C की शॉर्टकट की होती है टर्मिनल बंद करने के लिए। मैंने जैसे Ctrl+C प्रेस किया, उसने क्या दिया मुझे, टर्मिनेट बैच जॉब, येस और नो। मैं करूँगा येस और एंटर। हो गया, टर्मिनेट CLS करो क्लियर करने के लिए। और कोड स्पेस डॉट हमने कमांड देखी थी एक, इस पूरे कोड को VS कोड के अंदर ओपन करने के लिए, इस स्ट्रक्चर को VS कोड के अंदर ओपन करने के लिए। ठीक है, सारी चीज़ें बंद करते हैं। ये सारा का सारा हमारे पास ओपन हो चुका है। और मैं अपना VS कोड का भी टर्मिनल ओपन कर सकता हूँ, हमें पता है। मैं PowerShell को भी यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं अपने CMD को भी यूज़ कर सकता हूँ। वरना एक चौथा भी होता है हमारे पास, गिट का अपना टर्मिनल होता है, हम लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो टर्मिनल का कोई भी काम नहीं है, तो बस हमने कमांड्स डाले हैं कहीं पर भी रहकर। आप लोग अपना नोटपैड को यूज़ कर सकते हो, ऑब्वियस है। फिर आपको उसके साथ कंपाइलर को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब जो है कोई भी डिवाइस पर नोटपैड को यूज़ नहीं करता। नोटपैड++ एक चीज़ है, हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, बट वो एक सेपरेट चीज़ है हमारी। ठीक है, कोड डॉट हो गया। और साथ में मैं npm स्टार्ट की भी कमांड ऐड करूँगा ताकि मेरा ये स्टार्ट भी हो जाए। तो अगर मुझे किसी भी तरह का एरर आएगा तो मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाकर चेक करूँगा कि वो एरर है क्या मेरे पास। ठीक है, बाकी VS कोड के अंदर मैं उसका अपना टर्मिनल नहीं खोलूँगा, बस इसके ऊपर आकर मैं अपना सारा काम करूँगा। डन है। चलें जी, आ जाए इधर। और हमें पता है कि SRC फोल्डर के अंदर क्या चीज़ है, हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन पड़ी हुई है SRC के अंदर। तो आज ज़रा SRC खोलते हैं। और हमें पता है कि हमारी जो रूट फाइल है वो कौन सी है, index.js फाइल है। बेसिकली इसके अंदर document.get_element/id हो रहा है, और वो आईडी कहाँ पड़ी है, index.html के अंदर, जो पब्लिक फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। ये पड़ी है रूट आईडी यहाँ पे नीचे। अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को तो ये रूट पड़ी है। ठीक है, मैं इसके सारे कमेंट्स खत्म कर रहा हूँ यहाँ पे आके, क्योंकि ऐसी भी मेरा कोड ये भी बढ़ा रहे हैं। इसको भी सेव कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आके। इस कमेंट को भी हटाऊँगा मैं यहाँ पे आके, और उसके बाद जो है इस कमेंट को भी हटाऊँगा मैं। और मैंने जूम इन काफ़ी किया हुआ, मैं इसको जूम आउट भी करूँगा अभी। सेव, और इसको जूम आउट करते हैं। सबको दिख रहा है ठीक से, ओके है ना। चलें जी, और इसको ज़रा बंद करने को रहने देते हैं फिलहाल। SRC के अंदर मैं अब चलूँगा, और इसके अंदर रहकर हम लोग अपनी वो फाइल जो हमें नहीं चाहिए, अब हम लोग ज़रा उनके ऊपर बात करते हैं। app.css मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस मेरा पूरा का पूरा आगे अपना नया स्ट्रक्चर होगा तो मैं वो यूज़ करूँगा। app.js मुझे नहीं चाहिए, टेस्ट नहीं चाहिए। index.css हाँ मैं यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि रूट की है, और जेस को भी मैं यूज़ करूँगा। लोगो नहीं चाहिए मुझे, ये दोनों चीज़ें नहीं चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें डिलीट कर दो। अच्छा, ये सिर्फ मेरी जो है ना, ये मेरा तरीका है। ऑब्वियस हो सकता है आप लोगों को ये चीज़ें चाहिए हों, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, बाय डिफॉल्ट app.css के अंदर क्या चीज़ है, हमारे ऐप कंपोनेंट को कुछ CSS मिली हुई है। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद उसको CSS दूँ। मैं बाय डिफॉल्ट वाली जो मिली हुई है वो उसको यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ। उसने मीडिया क्वेरी दी हुई है, और नीचे उसने कुछ एनिमेशन टाइप लगाया होगा, ये सारा उसने किया हुआ है। मैं नहीं चाह रहा कि इस चीज़ को यूज़ करूँ। ठीक है, और तो इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। एक एरर आएगा, ऑब्वियस है, मुझे पता है क्या एरर आएगा, कि ऐप इज़ नॉट डिफाइंड कैन रिजॉल्व app.css, क्योंकि मैंने उसको डिलीट कर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, app.js को भी डिलीट करते हैं।
ऐप डॉट टेस्ट मुझे नहीं चाहिए, मैं कंट्रोल प्रेस करके सभी को एक साथ डिलीट कर रहा हूँ। लोगो भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और ना ही ये चाहिए। सिर्फ 2 फाइल्स पड़ी होंगी मेरे पास, जेएस और सीएसएस की, इंडेक्स की। डिलीट, डन है। ब्राउजर में चलते हैं, चेक करते हैं कि एरर क्या क्या आ रहा है हमारे पास। ब्राउजर में नहीं, यहाँ पे टर्मिनल में क्या एरर है, कैन रिजॉल्व डॉट स्लैश ऐप। कि वो कह रहा है कि यार आपने इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, ये उसने ऊपर प्रॉपर बताया होता है कि एरर आ कहाँ पे रहा है। इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आ रहा है ये, ठीक है। इंडेक्स डॉट जेएस के ऊपर चलो, और वो कह रहा है कि ऐप डॉट जेएस उसको मिल नहीं रही है क्योंकि मैंने उसको डिलीट कर दिया होगा। खत्म करेंगे इस चीज़ को, एक एरर खत्म हो जाएगा। फिर और क्या एरर आएगा, कंपाइलिंग कर रहा है, बोलेगा ऐप इज़ नॉट डिफाइंड। हाँ, ऐप इज़ नॉट डिफाइंड क्योंकि मैंने ऐप को कॉल करवाया हुआ है। तो इसकी जगह मैं क्या काम कर रहा हूँ, डायरेक्ट अपना कोई h1 का टैग ऐसे यूज़ कर सकता हूँ, हेलो रिएक्ट। मैं ये भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। बट अभी आप बाकी जो एरर्स हैं मुझे पहले उनको रिजॉल्व करना है। और क्या है, कैन रिजॉल्व डॉट स्लैश रिपोर्ट वेब वाइटल्स, क्योंकि मैंने उसको भी डिलीट कर दिया था, इसको भी हटाओ। अब आएगा नॉट डिफाइंड रिपोर्ट वेब वाइटल्स, ऐसे ही है। इसको भी ख़त्म करते हैं, इस पूरे कमेंट को भी ख़त्म कर दो। और क्या चीज़ है, आई थिंक सो सब कुछ अब सेट है, ठीक ठाक अब सब कुछ चल रहा है। ये हमारा इस पोर्ट के ऊपर हमारा चल रहा है ब्राउज़र पे, और इसके ऊपर हमें पता है कि अगर हम सेम वाईफाई के ऊपर मौजूद हैं तो मैं अगर ये पाथ ऐड करता हूँ तो मुझे मेरी एप्लीकेशन वहाँ पर भी दिख जाएगी, ठीक है। चलें जी, तो अब अगर मैं आता हूँ मेरे ब्राउज़र के अंदर आके यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे हेलो रिएक्ट दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो कि मैंने अपनी इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल के अंदर डाला है अभी, ठीक है। आई थिंक मेरे 2 टैब्स खुले हुए हैं, 2, और मैं इसको बंद कर रहा हूँ। आ जाएंगे ज़रा इधर हम लोग आके, और अब अपना प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली मैं ऐसे ही हेलो रिएक्ट ऐप नहीं लिखूंगा, मैं अपना एक कंपोनेंट बनाऊंगा ऐप के नाम से, उसको मैं यहाँ पे आके कॉल करवाऊंगा। मैं लिखूंगा मेरा ऐप डॉट JSX। हमने JSX को चीज़ देखी है, वो क्या चीज़ है, जावास्क्रिप्ट XML, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। कि हमारी JS और हमारी जो HTML है वो एक साथ काम करें। और अब इसके अंदर हमें पता है कि हम लोग क्या काम करते हैं, हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक फंक्शन की तरह ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं बनाऊंगा अपना एक फंक्शन जिसका मैं नाम रख दूंगा ऐप, जिसको पैरामीटर कोई भी नहीं चाहिए, बट वो एक चीज़ रिटर्न करवा रहा होगा। वो क्या चीज़ रिटर्न करवाएगा, हमारी सारी HTML रिटर्न करवाएगा वो। और मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ एक पेरेंट रिटर्न करवा सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट, रिएक्ट फ्रेगमेंट हमने बोला था। तो मैं इसको जो है ये चीज़ दे दूँगा, दे सकता हूँ वैसे इसको कुछ इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, इसके अंदर ऐसे मैं एक अपना डिव का टैग ऐड कर रहा हूँ, और उसके अंदर अपना मैं कर देता हूँ H1, ऐसी ब्लॉग वेबसाइट करते हैं, ब्लॉग वेबसाइट, ब्लॉग, और P का टैग जिसके अंदर lorem करके कुछ कंटेंट, Alt Z करके रैप किया, सेव किया, ब्राउज़र में आया मैं। और अब जरा हम लोग चेक करते हैं कि क्या दिखता है हमें। ओके, ये नहीं होगा, हेलो रिएक्ट ही मुझे शो हो रहा है क्योंकि इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर मैंने उसको स्टैटिकली कॉल करवाया हुआ है, स्टैटिकली लिखा हुआ है। मुझे यहाँ पे अपने ऐप को कंपोनेंट को कॉल करवाना पड़ेगा। बट अगर आप लोग एक चीज़ देखो, हम लोग उसको यहाँ पे कॉल तब करवा सकते हैं जब हमने उसको ऊपर इंपोर्ट किया होगा, ठीक है। और इंपोर्ट वो तब होगा जब वो अपनी जगह से एक्सपोर्ट हो रहा होगा। यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, मैं पहले इसको एक्सपोर्ट करूँगा। अब यहाँ पे देखो, हमने पहले अब तक जो देखा ना वो था एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। लास्ट क्लास हमने ये देखा था एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, कुछ ऐसे ही था। हमारे पास एक चीज़ होती है सिंपल एक्सपोर्ट भी, वो भी हम लोग कर सकते हैं, बट फिलहाल एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हैं। या यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे आके अपने ऐप को कॉल करवाता हूँ ना, ऐप, तो आप चेक करो मुझे सजेस्ट कर रहा है कि कहाँ से आ रहा है, डॉट स्लैश ऐप से आ रहा है ये। अगर मैं ऐसे टैब प्रेस करूँ तो खुद ऊपर इसको इंपोर्ट कर लेगा, शॉर्टकट एमिट जो हमारी होती है। और अब अगर मैं इसको बंद करता हूँ, सेव करता हूँ, ब्राउज़र में आता हूँ, तो अब मुझे दिखना चाहिए मेरा, अगर मैं चेक करूँ तो कोई मसला तो नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे आके कोई मसला नहीं है। बस एक बार आके इसको रिलोड करते हैं, मेरे ब्राउज़र को रिलोड किया, और ये जो है ये मुझे किसी तरह का मसला दे रहा है शायद। मैं ज़रा इसको चेक कर लेता हूँ कि मसला है क्या इसका। ऐप यहाँ से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हो रही है, बिल्कुल हो रही है ऐप हमारी एक्सपोर्ट। और इनको ऐड करते हैं, और मैं दोबारा से लोकल होस्ट 3000 के ऊपर जाता हूँ। लोकल होस्ट 3000 मेरा, या फिर हम लोग इस पाथ के ऊपर भी जा सकते हैं जो वही है वैसे। इसका नेट के साथ कोई लिंक नहीं है। अगर आपकी ये चीज़ें ठीक ठाक इंस्टॉल हो गई है ना, उसके बाद आपका नेट का कोई लिंक नहीं है। बट अगर आपको कोई एक न्यू चीज़ इंस्टॉल करनी है तब आपको इंटरनेट चाहिए अपना, ठीक है। अच्छा जी, इसने जो है मेरा ये काम नहीं किया। अगर मैं इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आकर चेक करता हूँ तो मैं इसको वैसे तो ये स्ट्रिक्ट मोड भी हटाऊँगा, इसका मसला नहीं है, बट मैं फिर मुझे ये नहीं चाहिए यहाँ पे।
ठीक है, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे। और आई थिंक सो ये हमारा नहीं चल रहा है। एक मिनट रुकें ज़रा, मैं ज़रा चेक कर लूँ कि सब कुछ ठीक ठाक हमारा है कि नहीं। अच्छा, हम लोग एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे। लास्ट क्लास हमने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी, बट मैंने इसके अंदर नहीं की हुई है वो एक्सटेंशन इंस्टॉल। मैं पहले तो वो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लूँगा। वो थी ES7 रिएक्ट रिडक्स, मैंने आपको करवाई थी। ठीक है, ES7 ये पड़ी है, इसको भी करेंगे और ES6 को भी एक कर लेंगे। ES6 इसको भी मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, ES6 वाली को। ठीक है, ठीक है, हमारी दोनों एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब आके क्या है, आप लोगों ने नहीं किया? आपने कौन सी एक्सटेंशन इंस्टॉल की है? मैंने ये 6 किया, ये जावास्क्रिप्ट के लिए है, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कोड करता हूँ ना, जो उसके लिए है। ठीक है, RFC ज़रा इसको करते हैं। और अच्छा, आप ये चीज़ चेक करो, ये एक्सटेंशन है किस चीज़ के लिए, मैंने आपको बताया था RFC। अगर मैं सिंपल RFC करता हूँ और एंटर करता हूँ, ये चीज़ चेक करो, यहाँ पे आके कुछ हिस्सा से हमारा ये एक्सपोर्ट हो रहा है प्रॉपर। उसने पूरा मुझे कंपोनेंट बनाकर दे दिया है, रिएक्ट को इंपोर्ट कर रहा है वो, और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर रहा है फंक्शन मेरा। ठीक है, एक चीज़ हमारे पास ये भी होती है RFCE, कुछ इस तरह से जो हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे मैं अपना फंक्शन बना रहा था, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हमारे दोनों एक ही दोनों फंक्शन ही बन रहे हैं। वरना हमारे पास कंट्रोल जी अगर मैं करूँ, एक RAFCE भी होता है। और अगर आप लोग चेक करोगे, इसने क्या शो करवाया है, रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट, कि इसमें पहले वो बाय डिफॉल्ट सिंपल फंक्शन था, अब वो होगा एरो फंक्शन। कुछ इस तरह से है ये सारे सारे हमारे कंपोनेंट्स ही, बट उसने क्या काम किया, कुछ हमें बॉयलर प्लेट्स बना कर दे दिए हैं बाय डिफॉल्ट, हम लोग उनको यूज़ कर रहे हैं। तो मैं अपना RAFCE वाला यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। और इसके अंदर आकर हम लोग क्या काम करते हैं, सिंपल मैं H1 के अंदर हेलो ऐड कर रहा हूँ, बस सेव। और ब्राउज़र में ऐप मेरा ये आ गया। ये मेरा क्यों नहीं काम कर रहा, ज़रा मैं इस चीज़ को देख लूँ। रूट डॉट रेंडर किया हुआ है हमने इस चीज़ को, और पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर जो है ये चीज़ें पड़ी हुई हैं हमारी यहाँ पे। मैंने कोई और चीज़ तो डिलीट नहीं कर दी है जो नहीं करनी चाहिए थी हमें। app.jsx करते हैं इस चीज़ को एक तो। अच्छा, अगर मैं इस चीज़ को ऐसे ही रखता हूँ, अगर मैं ऐसे ही एक H1 डायरेक्ट इसी के अंदर आकर डालता हूँ हेलो, और अब उसको जो है लाइव करते हैं लोकल होस्ट कॉलन 3000 के ऊपर। इसका अपना मैं टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ ज़रा, कि ये इतना टाइम क्यों लगा रहा है। npm start और एंटर। ठीक है, हमारा ये सर्वर स्टार्ट हो रहा है। ओके, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। और अब उसके बाद जो है रिपोर्ट वेब वाइटर्स जो है मैं इसको ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे टर्मिनल के अंदर मुझे वो एरर दे रहा है, ये सारे जो एरर है मैं वो उनको ख़त्म करता हूँ पहले तो। ठीक है, ये हेलो आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे आके अपने ऐप कंपोनेंट को कॉल करवाता हूँ कुछ इस तरह से, ऐप के अंदर मैंने हेलो लिखा हुआ था, हेलो वर्ड। अगर मैं हमने चेक करूँ, हेलो वर्ड सेव, और मेरा ब्राउज़र आ रहा है। बेसिकली आप बस एक बार उसको रिलोड कर लेना, अपने जो टर्मिनल है उसको एक बार बंद करके दोबारा चला लेना, बस उसी का मसला होगा। बाज़ वक़्त ये हो जाता है कि ना कैशे में हमारा वो स्टोर हो जाता है, तो फिर वो उसको रीस्टार्ट नहीं कर पाता। बस उसको एक बार रीस्टार्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम बन रहा है। हमने अपनी एक ऐप कंपोनेंट बनाया हुआ है और उसके अंदर हमने सारा अपना काम करना है। इस टर्मिनल को जो है ना मैं नीचे कर रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल इसको नीचे रखेंगे। और अब ज़रा अपना काम करते हैं। अब हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि इमेजेस किस तरह से इंपोर्ट करनी है हमने, और किस तरह से हमें जो है अपना बनाना है ऑब्जेक्ट बनाने, वो सारे काम करने हैं हमारे पास। रिएक्ट में एक मेन जो मोटो है वो क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाना। और आपने जो एप्लीकेशन बनाई होगी, जो आपने टेम्पलेट सेंड किया, होपफुली उसके अंदर जो है आपका पेज रिलोड हो रहा होगा। जब एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जाते हैं हम लोग, तो आपका पेज रिलोड हो रहा होगा। हो रहा है पेज रिलोड अब्दुल हनान?
चेक ही नहीं किया। मैं आता हूं यहां पर और मैं यहां पे आके लेट्स सपोज मेरे बूटस्ट्रैप के ऊपर चलता हूं। अब यहाँ पे जो है ये मेरा पेज लोड होने का ऑप्शन है ना। अगर मैं आपने जो अगर लेट्स सपोज बनाया होम अबाउट सर्विसेज कॉन्टैक्टस, ये आपने अगर बनाए हैं तो आप जैसे ही होम के ऊपर जाते हो या अबाउट के ऊपर जाते हो, क्लिक करते जैसे करते हो आपका ऊपर ये पेज लोड हो रहा होगा। चेक ही नहीं किया तो ऐसे बना के मुझे भेज दिए, हो रहा होगा, मुझे आइडिया है जहाँ तक। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को हमने ख़त्म करना है। यहाँ पे हमें बनानी है अपनी सिंगल पेज एप्लीकेशन। यहाँ पे तो सिंगल पेज एप्लीकेशन को बनाने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, हमारे पास एक चीज़ है, एक लाइब्रेरी होती है रिएक्ट राउटर डॉम के नाम से, हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें और फिर उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं पहले तो इंस्टॉल करूँगा इस चीज़ को अपने टर्मिनल के अंदर आकर। तो ऑब्वियस है आपको आपका जो इंटरनेट है इसके लिए मस्ट है। फिर भी आप अपना एक न्यू टर्मिनल ओपन कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करो स्प्लिट करने के लिए और उसने शॉर्टकट की बताई है Ctrl+Shift+5 की। क्लिक करो, आपका एक न्यू टर्मिनल साथ में खुल जाएगा सेम फोल्डर के अंदर। CLS करो, आप लिखोगे इस बार आकर npm इंस्टॉल रिएक्ट मेरा राउटर और मेरा डॉम। सही है, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम और एंटर। ये जो है ये हमारी इस तरह की लाइब्रेरी है जो कि हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशंस को बनाती है, इसका और कोई काम नहीं है। इंस्टॉल होगी हमारी पूरी की पूरी। हमने देखा था कि हमारा जो नोड मॉड्यूल है ना उसके अंदर हमारा इसका एक फोल्डर ऐड हो जाता है बाद में जाके। जो भी हम लोग अपना पैकेज इंस्टॉल करते हैं उसका वो नोड मॉड्यूल के अंदर ऐड हो जाता है और पैकेज और जेसन के अंदर भी वो चीज़ ऐड हो जाती है। अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप लोग देखोगे रिएक्ट राउटर डॉम एक चीज़ ऐड हो चुकी है यहाँ पे आके। ठीक है, और इसके अंदर ये उसकी वो वेरिएंट बता रहा है मुझे 6.4.3 ये इसकी वेरिएंट इस टाइम पे चल रही है। डन हो गया, कर सकते हैं बट ये मुझे इस टर्मिनल को बंद करना पड़ेगा पहले, क्योंकि मैं ऐसे इसके अंदर आकर टाइप नहीं कर सकता कुछ भी, हमें करना पड़ता है। ये सेपरेट एक लाइब्रेरी है, हमें उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। मैंने इसलिए अपना सेपरेट टर्मिनल ओपन किया क्योंकि मैं इसको बंद नहीं करना चाह रहा था बस। वरना आप इसको Ctrl+C करके पहले बंद करो, उसको इंस्टॉल करो पहले, फिर दोबारा इसको स्टार्ट कर दो। ऑप्शन है हमारे पास, बट मैंने एक सेपरेट टर्मिनल को ओपन करना ज़्यादा अच्छा समझा। अच्छा जी, जब ये हमने इंस्टॉल कर लिया है, अब आ जाओ ज़रा इधर और अब आओगे आप लोग इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। और मैं आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन में लेकर जा रहा हूँ क्योंकि इसकी डॉक्यूमेंटेशन है ना वो गलत है। ठीक है, उस पर जाके देखते हैं कि वो गलत किस तरह से है। रिएक्ट राउटर डॉम, एंटर। अगर आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो अगर मैं इस कोड के अंदर आता हूँ तो ऑब्वियस उसने क्या काम किया है, npx create react ऐप पहले अपनी एप्लीकेशन बनाई है और डेमो ऐप अपनी एप्लीकेशन का नाम रखा है। उसके बाद उसने जो है इसको इंस्टॉल किया है yarn add react router DOM करके। हमारे पास इंस्टॉलेशन के दो तरीके होते हैं, npm इंस्टॉल या फिर yarn add। हम लोग दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। डन है। नीचे अगर मैं आऊँ तो नीचे उन्होंने क्या काम किया, नीचे उन्होंने इसका स्ट्रक्चर दिया मुझे और ये है मेरे रिएक्ट राउटर डॉम का सारा स्ट्रक्चर जो कि जिसके थ्रू मैं अपनी सिंगल पेज एप्लीकेशन को बना सकता हूँ। रिएक्ट राउटर डॉम का सारा स्ट्रक्चर, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है ना वो गलत है। ये स्ट्रक्चर इसलिए गलत है बिकॉज ये स्ट्रक्चर जो है वो काम करता था आज से तकरीबन 8-9 मंथ पहले। रिएक्ट में अपडेट आई है तो इसलिए ये स्ट्रक्चर अब आपकी जो इस टाइम पे रिएक्ट चल रही है उसमें ये काम नहीं करता आपका। ठीक है, तो अब जो काम करता है अब हम लोग वो देखेंगे। मेरी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा बट ये जो स्विच है ये नहीं चीज़ यूज़ करनी हमने। उसके बाद ये जो हमारे पास ऐसे इन्होंने कंपोनेंट को कॉल करवाया हुआ है, यहाँ पे आके पाथ और अबाउट को कॉल करवाया, हमने ऐसे कॉल नहीं करवाना है इनको। तो ये कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि हम लोग देखेंगे भी। यहाँ पे देखो इसने स्विच को कॉल करवाया हुआ। मैं आपको दिखा देता हूँ यार। मैं जा रहा हूँ मेरे गिटहब के ऊपर, github.com, और आई थिंक मुझे साइन इन करना पड़ेगा। मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ। ठीक है, ईमेल मेरी कौन सी थी, ये दूसरी थी। ठीक है, gmail.com पे चलते हैं ज़रा हम लोग आके, और मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ। मैं आपको बेसिकली अपना 9-10 मंथ पहले वाला कोड दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐड अनदर अकाउंट करते हैं यहाँ पे और यूज़ अनदर अकाउंट, क्या था, अली हारिस। वेरीफाई करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, डन।
अच्छा जी, तो ये क्या सीन है, ये देखो यहाँ पे अपडेट्स के अंदर एक गिटहब का आया होगा कि किसी ने लॉगिन किया है, ये प्लीज़ वेरीफाई योर डिवाइस, ठीक है। और मैं यहाँ पे आके इसको वेरीफाई कर दूंगा, ये कोड है मेरा वेरिफिकेशन कोड, इसको ऐड करते हैं हम लोग कंट्रोल सी, और इधर आकर मैं इसको पेस्ट करूँगा कंट्रोल वी करके, और इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। गिटहब मेरा आ चुका है यहाँ पे। अब इधर आ जाओ और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ अपना कोई 9-10 मंथ पहले का कोड। चेक करते हैं कि कब का होगा, ये 20 जुलाई का नहीं, इसी साल का है, फरवरी का नहीं, एडवांस रिएक्ट नहीं, रिएक्ट हुक्स 10 मार्च, ये भी नहीं है। अगर हम लोग एडवांस रिएक्ट को देखें, फरवरी 5 का है, मुझे लग रहा है कि ये पुराना कोड होगा। हाँ, ये 9 मंथ पहले का है, तो शायद ये पुराना कोड ही है, ठीक है। एसआरसी के अंदर अगर मैं आता हूँ यहाँ पे, और होपफुली मैंने इसके अंदर रिएक्ट राउटर डॉम को यूज़ किया होगा। ओके नहीं जी, मैंने इसके अंदर जो है नहीं यूज़ किया मेरे रिएक्ट राउटर डॉम को। शो मोर और बुक स्टोर, एक मिनट, रिएक्ट वाला सारा चेक करते हैं। रिएक्ट ट्यूटोरियल्स कंप्लीट रिएक्ट 22 जून 2021, ये लास्ट ईयर का कोड होगा। शायद मैंने इसके अंदर कुछ किया होगा इस तरह का, नहीं ये नहीं है। और कुछ ट्यूटोरियल्स ये भी 22 जून का ही है। ये रिएक्ट प्रोजेक्ट्स है 4 मार्च का, हुक्स 10 मार्च का, एडवांस रिएक्ट 5 फेब का। ट्यूटोरियल्स, माई ऐप, एसआरसी, एक तो इतना ज़्यादा कोड है यार ये। नहीं यार, इसके अंदर आई थिंक मेरा वो पिछला कोड पड़ा नहीं हुआ, मैंने शायद उसको अपडेट कर दिया होगा फिर, क्योंकि जब आप ये काम करते हो तो फिर आपको अपना पिछला कोड अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। तो वो मैंने अपडेट कर दिया होगा। फिर क्या सीन है यहाँ पे, जो वो ये लोग कोड यूज़ कर रहे हैं ना, ये वाला कोड हमारे पास काम में नहीं आने वाला। अब सबसे पहले तो ये चीज़ चेक करो, ये चीज़ें इंपोर्ट, पहले तो सबसे पहले हमारी इंपोर्ट रिएक्ट इंपोर्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है, ब्राउज़र राउटर इंपोर्ट हो रहा है एज राउटर, मतलब मैं ब्राउज़र राउटर को एज अपना राउटर लिख सकता हूँ। उसके बाद स्विच इंपोर्ट हो रहा है, राउट इंपोर्ट हो रहा है, और लिंक इंपोर्ट हो रहा है। लिंक की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे आके, कहाँ से, रिएक्ट राउटर डॉम, जो हमारे उस पैकेज का नाम होता है। इधर आऊँगा मैं, यहाँ पे आऊँगा और app.jsx के अंदर ही आऊँगा मैं। इधर आकर अब हम लोग क्या काम करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, इस पूरे को मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ पे आके, और मैं वही काम करूँगा जो उसने इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर किया हुआ है, बट जो जो चेंजिंग है वो मैं साथ साथ करता रहूँगा। सबसे पहले इंपोर्ट किया हुआ उसने कुछ चीज़ों को, आके इंपोर्ट करते हैं। मैं लिखूँगा इंपोर्ट करवाओ मेरे ब्राउज़र राउटर को, ब्राउज़र राउटर एज राउटर, सही है। एक चीज़ ये इंपोर्ट होगी, कॉमा करके उसे दूसरी चीज़ का इंपोर्ट कीजिए, स्विच। स्विच अब यूज़ नहीं होता, 9 मंथ पहले का ये कोड है, अब यूज़ होते हैं राउट्स इसकी जगह। राउटर, उसके बाद राउट्स, कॉमा करके उसके बाद राउट एक चीज़ यूज़ होती है, राउट। उसे राउट इंपोर्ट किया हुआ, हाँ जी इंपोर्ट किया हुआ उसने भी, स्विच पर उसने चेंज किया था अपडेट के अंदर। तो इन चीज़ों, तीनों चीज़ों को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ से, फ्रॉम, कहाँ से, मेरे रिएक्ट राउटर डॉम से, ये पड़ा होगा। ये तीनों चीज़ें मुझे यहाँ से आके पहले तो इंपोर्ट कर लेनी है। अब देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या सीन है, मैंने आपको बताया था कि जब आपके किसी फाइल से कोई भी अपना कंपोनेंट इंपोर्ट कर रहे होते हैं, आप उसका पाथ ऐड करते हो वहाँ पे जाके। जैसे हमने index.js के अंदर अपने ऐप को कॉल करवाया, तो ऐप को मैंने ऊपर इंपोर्ट किया, यहाँ पे मैंने क्या काम किया, उसका पाथ ऐड किया हुआ, ऐसे ही है। बट यहाँ पे आके ये मेरा कोई पाथ नहीं है, मेरी कोई फाइल नहीं है रिएक्ट राउटर डॉम, ये मेरा एक पैकेज है जो कि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं, उस पैकेज का डायरेक्ट नाम लिखते हैं कि इस पैकेज से ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ये आप हमें इंस्टॉल करके दे दो, ये हमें दे दो इस पैकेज से, ठीक है। हमने उसको इंपोर्ट कर लिया हुआ है। जब इसको इंपोर्ट कर लिया हुआ है, उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, इसको एज एन राउटर लिख देते हैं कुछ इस तरह से। देखो हमने बोला इसको ब्राउज़र राउटर एज राउटर, मतलब मैं इसको ब्राउज़र राउटर को राउटर लिख सकता हूँ अपना, वरना मैं ये काम कर सकता था ब्राउज़र राउटर, मुझे इसमें भी कोई मसला नहीं है यहाँ पे आके, ठीक है। दोनों बातें एक ही हैं। अगर अब मैं ये काम करता हूँ, मैं ये हटा सकता हूँ अब यहाँ पे आके, और यहाँ पे आके भी मैं अपना ब्राउज़र राउटर कर देता हूँ। तो ये बात वही है जो पहले बात थी, ठीक है। बट पहले मैंने क्या काम किया, ब्राउज़र राउटर को एज राउटर इंपोर्ट किया, अब डायरेक्ट ब्राउज़र राउटर को इंपोर्ट किया हुआ है मैंने, बातें दोनों एक ही हैं।
तो मैं क्या काम करूँगा, मैं इसको एज एन राउटर इंपोर्ट करूँगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा हमारा जो कोड है ना वो शॉर्ट हो जाता है इससे। राउटर आप लिखते हो तो ब्राउज़र राउटर एज राउटर इंपोर्ट करो इस चीज़ को, सेव। उसके बाद ये जो मेरी चीज़ है ना, मैं इसको लगाऊंगा राउटर, डन। और एक चीज़ उसने बताई हुई है यहाँ पे आके, ब्राउज़र राउटर एज राउटर, फिर उसने राउटर का एक पेरेंट बनाया यहाँ पे आके, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर हम लोग क्या काम करते हैं, उसके अंदर आके हम लोग अपना ये राउट्स ऐड करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, सेंटेक्स है, सर सेंटेक्स को देखो, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इस सारे सेंटेक्स से हो क्या रहा है एंड पे जाके। राउट्स ऐड करते हैं, इस चीज़ को ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। राउट्स भी ऐड हो गया हमारे पास, मेन पेरेंट हमारा राउटर, उसके अंदर उसका चाइल्ड राउट्स, बट उसका एक और चाइल्ड होता है, वो होता है राउट, जो ये तीसरी चीज़ है हमारे पास यहाँ पे आके, ठीक है। अब ये जो तीसरी चीज़ है ना हमारे पास यहाँ पे आके, राउट, ये ही मेन चीज़ है जिससे हम लोग अपने पेजेस को जो है रेंडर करते हैं। एक हमारा होम के पेज का राउट हो सकता है, अबाउट पेज का राउट हो सकता है, सर्विसेज पेज का राउट हो सकता है, कॉन्टैक्ट्स का राउट हो सकता है, जितने मर्जी राउट होंगे वो हम लोग ये राउट में ऐड कर देंगे। पेरेंट ब्राउजर राउटर, उसका चाइल्ड राउट्स, और उसका जो मेन चाइल्ड होंगे जितने भी हमारे पास पेजेस हैं वो सारे चाइल्ड इसके अंदर आ जाएंगे, राउट एज एन राउट। लेट्स सपोज यहाँ पे आके मैं एक पाथ ऐड करता हूँ, पाथ स्लैश। इसका ये मतलब है कि जैसे यूजर स्लैश के ऊपर जाता है, स्लैश का मतलब है डायरेक्ट उसका लैंडिंग पेज जो होता है, ठीक है। जैसे यूजर स्लैश के ऊपर जाते हैं तब आपने क्या काम करना है, एक एलिमेंट वहाँ पे जाके आपने रेंडर करना है। एलिमेंट इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर डायनामिकली होगा ये, क्या एलिमेंट रेंडर करना है। फिलहाल के लिए इसको एक मैसेज दे रहा हूँ मैं H1 के अंदर ही, हेलो होम पेज, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो देखो जब हम लोग पाथ में अपना स्लैश ऐड करते हैं ना, उसका मतलब है कि डायरेक्ट यूजर जहाँ पे पहुंचेगा, हमारा लैंडिंग पेज होता है उसका, तो ये कुछ इस तरह से आएगा हमारे पास, हमारा हेलो होम पेज आ रहा है जो मैंने यहाँ पे स्लैश के ऊपर ऐड किया हुआ है। पहले इसी चीज़ को गौर से समझो, अगर मैं इसको होम कर देता हूँ, पाथ मेरा स्लैश होम, अच्छा ये जो पाथ है ना यहाँ पे आके ये काम करे हमारा वो एज एन एचआरएफ होता था एंकर टैग के अंदर, ठीक है। हमारी जो लोडिंग हो रही होती है ना पेजेस की, वो सिर्फ और सिर्फ उस एंकर टैग की वजह से हो रही होती है। तो इसलिए यहाँ इस पूरे रिएक्ट में हम लोग अपने एंकर टैग को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे पेज को रिलोड करता है, और हमारी जो रिएक्ट है उसका तो मेन काम ही है कि पेज को रिलोड नहीं करने देना हमें। तो इसलिए हम लोग एंकर टैग को यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग इसको यूज़ करेंगे। अब ये जो पाथ है ये काम कर हमारे उस एचआरएफ वाला, कि यहाँ पे आप पाथ ऐड करोगे, जैसे यूज़र इस पाथ के ऊपर जाएगा ना वो उस लिंक के ऊपर या उस पेज के ऊपर पहुँच जाएगा। तो हमारा क्या है कि जैसे ही हमारा यूज़र स्लैश होम के ऊपर जाएगा, वो उसको हम शो हो जाएगा हेलो होम पेज, या एक सेपरेट पेज हो सकता है जहाँ पर वो उसको हेलो होम पेज दिख जाएगा, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा तो स्लैश के ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा उसको, लोकल होस्ट 3000 वहाँ पे उसको कुछ नहीं दिख रहा। अगर मैं यहाँ पे आके स्लैश करता हूँ तो कुछ भी नहीं उसको दिखेगा, क्योंकि मैंने स्लैश से उसको चेंज करके क्या ऐड किया, स्लैश होम। अगर मैं अब यहाँ पे आके स्लैश होम कर देता हूँ और एंटर करता हूँ तब हेलो होम पेज आ जाएगा। तो क्या सीन है, ये हमारा लैंडिंग पेज होता है। हमेशा हम लोग क्या काम करते हैं, इसको बाय डिफॉल्ट एम्प्टी स्लैश रखते हैं, खाली स्लैश, ताकि यूज़र डायरेक्ट यहाँ पर लैंड होना चाहिए। इसके बाद वो आगे कहीं और जाना चाहते हैं तो चला जाए, बट पहले बाय डिफॉल्ट यहाँ पर लैंड होना चाहिए यूज़र को। अब अगर मैं होम पेज को, मैंने वहाँ पे होम पेज किया हुआ है, अब होम पेज के ऊपर मुझे कुछ नहीं दिखेगा स्लैश होम, क्योंकि मैंने स्लैश होम का कोई राउट ऐड नहीं किया हुआ। मैं यहाँ पे आके अब अगर खाली स्लैश करता हूँ तो ये मेरे पास अब हेलो होम पेज आ जाएगा। तो ये मेनली हमारे पाथ का होता है। बाय डिफॉल्ट आपको एक लैंडिंग पेज देना होता है यूज़र को कि यूज़र लैंड कहाँ पर करेगा। जैसे यार किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर चले जाओ, मैं अगर बूटस्ट्रैप के ऊपर चलता हूँ या अमेज़ॉन के ऊपर चलो, amazon.com के ऊपर चलते हैं और सिंपल एंटर करते हैं इस चीज़ को। मैं इस वेबसाइट के ऊपर गया, मैं डायरेक्ट कहाँ पर पहुँचूँगा, इस लैंडिंग पेज के ऊपर पहुँचा मैं, इस लैंडिंग पेज के ऊपर। तो ये जो है ना ये स्लैश के ऊपर होता है। अगर मैं यहाँ पे आके आपको दिखाऊँ ना मेरा स्लैश और एंटर, मैं यहीं पे आऊँगा। तो स्लैश होता है आपका लैंडिंग पेज, कि डायरेक्ट यूज़र जहाँ पर आकर लैंड करेगा। उसके बाद आगे जाके अगर आप कोई स्लैश होम, स्लैश अबाउट, स्लैश सर्विसेज ऐड करते हो, वो बाद की पेजेस हो सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट लैंडिंग पेज स्लैश होता है आपका। आप उसको लगाओ या ना लगाओ वो अलग बात है यहाँ पे, पर मैंने जो देखो ये लगाया तब भी सेम रिस्पॉन्स था, ना लगाया तब भी सेम ही रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या काम किया है, बाय डिफॉल्ट इसको स्लैश पे ऐड कर दिया हुआ है कि जैसे यूज़र स्लैश पे जाता है उसका जो लैंडिंग पेज होगा वो हेलो होम पेज होगा। मैं इसको आगे जाके एक सेपरेट कंपोनेंट बना दूंगा, उस कंपोनेंट को यहाँ पे आके कॉल करवा दूंगा मैं आगे जाके, बट फिलहाल हेलो होम पेज मैं वैसे ही कर रहा हूँ इस चीज़ को। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? ओके, अब आ जाओ जरा इधर, और अब हम लोग क्या काम करते हैं, और राउट ऐड करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। पहला राउट होम पेज के लिए, अब इधर आकर मैं पाथ ऐड करता हूँ इसका, इधर भी पाथ, लेकिन इस बार होगा स्लैश अबाउट, href स्लैश अबाउट, उसी के साथ इसको ना रिजेंबल करो, सिमिलैरिटी देखो, ठीक है।
और इधर आकर वापस एक एलिमेंट इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक h1 का टैग इधर भी आके, जो कि मैं कर दूंगा मेरा आके हेलो अबाउट पेज। तो बाय डिफॉल्ट मुझे क्या दिखने वाला है, बाय डिफॉल्ट मुझे दिखने वाला है हेलो होम पेज। बट जैसे ही मैं यहाँ पे आके ऐड करूँगा स्लैश मेरा अबाउट और एंटर करूँगा तो मुझे वहाँ पर दिखेगा हेलो अबाउट पेज। सेपरेट पेजेस हैं, बट यहाँ पे इसको हम लोग पेज नहीं बोलते, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं इनको राउट्स, कि ये हमारे दो डिफरेंट राउट्स हैं। पहले राउट पे यूज़र पहुँच रहा है होम पेज के ऊपर स्लैश के ऊपर, और सेकंड राउट पे यूज़र पहुँच रहा है अबाउट पेज के ऊपर। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या काम कर सकते हैं, डिफरेंट राउट्स अपने ऐड करते हैं। सर्विसेज और कॉन्टैक्ट्स इनके मैं राउट ऐड कर रहा हूँ ताकि मैं इनको फिर आगे आके सेपरेट पेजेस भी इनके बना दूँ। पाथ इसका ऐड करो स्लैश सर्विसेज, और उसके बाद यहाँ पे एक एलिमेंट रेंडर होगा, और वो कौन सा एलिमेंट होगा, h1 के अंदर ही हेलो सर्विसेज। सही हो गया। और एक और कंट्रोल डी करके हेलो कॉन्टैक्ट्स कर रहा हूँ मैं, हेलो कॉन्टैक्ट्स, बट इसका पाथ क्या होगा, कॉन्टैक्ट। तो चार मैंने डिफरेंट राउट बना दिए, 4 राउट बनाया है मैंने यहाँ पे आके। अब अगर मैं यहाँ पे आके चेक करूँ, स्लैश के ऊपर हेलो होम पेज, स्लैश अबाउट का पेज, सर्विसेज मेरा सर्विसेज का पेज, और कॉन्टैक्ट जो है वो मेरा कॉन्टैक्ट्स का पेज, कुछ इस तरह से। तो मेरे पास 4 राउट्स बन चुके हैं यहाँ पे। यहाँ तक पहले को बताओ कोई मसला? ठीक है। अब सिमिलैरिटी देखो डॉक्यूमेंटेशन में उनकी हमारी, उसने क्या काम किया हुआ है, उसने स्विच किया हुआ है, हमने स्विच की जगह क्या किए, राउट्स। ठीक है, उससे राउटर किया हुआ है, हमने भी राउटर ही किया हुआ है। बाहर पेरेंट में राउटर के अंदर स्विच आया, हमने उसकी जगह राउट्स कर दिया, उसके अंदर उसने राउट को ऐड कर दिया, हमने भी राउट को ऐड कर दिया, उसके अंदर उसने पाथ ऐड किया स्लैश अबाउट के ऊपर, अबाउट का कंपोनेंट रेंडर होगा। ये अबाउट का कंपोनेंट है ना एक, हमें पता है कि कंपोनेंट को इस तरह से रेंडर करते हैं। जब हमने अपने ऐप कंपोनेंट को कॉल करवाया अपनी index.js के अंदर, ऐसे ही कॉल करवाया हुआ है ना उसको, तो कंपोनेंट को इस तरह से कॉल करवाते हैं। उसने बोला हुआ है कि जैसे यूजर स्लैश अबाउट के ऊपर जाता है, उसका पाथ ही होता है, आपने मेरा अबाउट वाला कंपोनेंट जो है वो रेंडर करना है। तो ये जो उसका कोड है ये अपडेट होके कुछ ये बन गया कि अब हमें एलिमेंट भी डालना पड़ता है। इस वक्त जो करंट रिएक्ट की वर्जन चल रही है रिएक्ट राउटर डॉम की, उसके अंदर हमें एलिमेंट लिखना पड़ता है, एलिमेंट, और उस एलिमेंट को आप रेंडर कराओ कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ये आप अपना जो भी एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ से पहले बताओ कोई मसला किसी को? अब आ जाओ जरा इधर, और अब अपने सेपरेट कंपोनेंट्स बना लेते हैं हम लोग। मैं अपना एक कंपोनेंट का फोल्डर बना रहा हूँ यहाँ पे आके, कंपोनेंट्स, और इसके अंदर हम लोग होम अबाउट सर्विसेज कॉन्टैक्ट्स ये चारों कंपोनेंट्स बनाने वाले हैं। home.jsx, ठीक है, उसके बाद मेरा about.jsx, फिर मेरी services.jsx, और लास्ट में मेरा contact.jsx। सही है, jsx हो जाएगा। अब आ जाओ जरा इधर, और अब ये सारे के सारे कंपोनेंट्स अपने बना लेते हैं RAFCE करके। हमें पता है हमारा शॉर्ट हैंड है, टैब प्रेस करो सारी की सारी वो खुद ही लेकर आ जाएगा। और इसके अंदर आकर मैं क्या काम करता हूँ, इसके अंदर आकर मैं करता हूँ h1 के अंदर हेलो होम, और उसके बाद एक p टैग के अंदर lorem करके कुछ कंटेंट और ऑल सी कर सकता हूँ ऐसे में। डन है ना? और यही काम मैं अबाउट सर्विसेज सब के अंदर करूँगा। कंट्रोल C कर रहा हूँ मैं, उसके बाद अबाउट के अंदर आकर पेस्ट करूँगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अबाउट, और हेलो इधर अबाउट पेज भी मैं कर दूंगा, हेलो मेरा अबाउट पेज। ठीक है, यही काम सर्विसेज के अंदर आकर करेंगे पेस्ट। इधर आकर हम लोग करते हैं अपनी सर्विसेज, और इधर हेलो सर्विसेज, सेव, और लास्ट में आएगा हमारे पास हमारा कॉन्टैक्ट। इधर क्लिक किया और ये हो जाएगा हमारे पास हमारा कॉन्टैक्ट। ठीक है, और इधर भी हमारे पास हो जाएगा हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज। तो पहले मैं क्या काम कर रहा था, पहले तो मैं वहीं पर अपने मैसेज रेंडर करवा रहा था h1 के टैग के अंदर, एलिमेंट के अंदर। अगर आप लोग चेक करो यहाँ पे आके मेरे app.js के अंदर, तो मैंने राउट पहले बनाया था स्लैश का, वहाँ पे मेरा एलिमेंट रेंडर होगा हेलो होम पेज का, h1 का टैग, फिर हेलो h1, सारी की सारी h1 के टैग ही रेंडर हो रहे हैं यहाँ पे आके। बट अब हम लोग क्या काम करते हैं, अब प्रॉपर अपने कंपोनेंट्स को रेंडर करवाते हैं। और वैसे जब वो सेपरेट एक कंपोनेंट है तो उसमें प्रॉपर एक पूरा का पूरा वेब पेज हो सकता है, पूरा वेब पेज होगा वो, ऐसी है ना। यहाँ पे वरना मुझे वो आप ना सिर्फ एक h1 का टैग हो सकता है, फिर एक पेरेंट का ना, और कोई और आगे कुछ टैग्स हो सकते हैं। बट जब एक सेपरेट कंपोनेंट है मतलब पूरी एप्लीकेशन भी हो सकती है। तो जैसे यूजर स्लैश के ऊपर जाता है, आप क्या काम करो, आप वहाँ पे जाके मेरे होम पेज को कॉल करवा दो कुछ इस तरह से। होम पेज ऐसी कॉल होगा, सही है।
उसका होम पेज है या होम है? होम ही है, ठीक है, ये हो गया। अब वो कह रहा है होम इज़ नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है होम, उसको इंपोर्ट नहीं किया हुआ हमने ऊपर। मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आके मैं करूँगा इंपोर्ट करवाओ मेरे होम को फ्रॉम कहाँ से, यहाँ पे मुझे पाथ देना पड़ेगा क्योंकि कोई पैकेज नहीं है, ये मेरी एक सेपरेट फाइल है जिसका कंपोनेंट आई है। मैं करूँगा डॉट स्लैश करके कंपोनेंट्स के अंदर जाओ पहले, फिर स्लैश करके होम के ऊपर चले जाओ। कर सकता हूँ मैं ऐसे। सेव करो, अब आओ ब्राउजर में, तो अब आ जाएगा ये देखो सब कुछ रेंडर हो गया ठीक ठाक, एरर कोई नहीं है। अब आ जाएगा हेलो, इधर नहीं, मुझे करना है स्लैश के ऊपर जाना है, ठीक है, एंटर, हेलो हो। अब हो क्या रहा है, एक प्रॉपर पूरा सेपरेट कंपोनेंट कॉल हो रहा है। मैंने उसके अंदर सिर्फ इतना सा कंटेंट डाला है, ऑब्वियसली आप पूरी की पूरी अपनी एप्लीकेशन डालोगे उसके अंदर, ठीक है, सेपरेट कंपोनेंट के अंदर। जब ये आ गया, अब अगर मैं यही काम बाकी सब के अंदर भी करता हूँ, लेकिन बाकी सब के अंदर मैंने यहाँ पे स्टैटिकली लिखा हुआ है H1 का टैग, मैं यहाँ पे आपके भी इनको चेंज करूँगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अबाउट वाला कंपोनेंट, अबाउट वाला कंपोनेंट, तो मैं इसको भी ऊपर इंपोर्ट कर लूँगा। मैं लिखूँगा इंपोर्ट करवाओ मेरे अबाउट को फ्रॉम कहाँ से, मेरे डॉट स्लैश कंपोनेंट से स्लैश अबाउट, सही है, तो ये अबाउट वाला भी आ जाएगा। अब अगर मैं स्लैश करके जाता हूँ अबाउट के ऊपर, तो हेलो अबाउट पेज। इसी तरह से होता कि हम लोग सर्विसेज और ये सारे के सारे दे देते हैं। इधर आकर सर्विसेज, सर्विसेज, और ये मुझे सजेस्ट नहीं कर रहा, कोई मसला नहीं है, मैं बाद में मुझे सजेशन देता रहेगा। मैं कंट्रोल डी करके सिंपल कर सकता हूँ ऐसे। इधर आकर सर्विसेज कर देते हैं, सर्विसेज, और ये जो वेरिएबल का नाम होगा वो क्या होगा, सर्विसेज, कंट्रोल जी, मेरा सर्विसेज डन है। और एक और होगा वो कॉन्टैक्ट के लिए हो जाएगा, कॉन्टैक्ट, और एंड पे आके हम लोग बोल देंगे इस चीज़ को, जो आ कहाँ से रहा है, कॉन्टैक्ट से आ रहा है, ये फाइल का नाम है। तो अब यहाँ पे आके मैं कॉन्टैक्ट को कॉल भी करवा दूंगा। वो देखो वो कुछ वार्निंग देता है, वो कुछ एरर देता है। अगर आप लोग, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी चीज़ बताई कि अगर आप सिर्फ एरर और वार्निंग को ध्यान से पढ़ लो ना, आपको सारी चीज़ें वैसे समझ आ जाएंगी। इस चीज़ को पढ़ो, वो क्या कह रहा है, वार्निंग है, क्या है, कॉन्टैक्ट इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड। क्या मतलब है इसका, ऊपर उसको डिफाइन किया हुआ है बट उसको यूज़ नहीं किया हुआ। आप अगर आप इसी चीज़ को गौर से देखो, बाकी सारे जो हैं वो डार्क हैं थोड़े से, ये लाइट है, कॉन्टैक्टस लाइट है, बाकी सारे डार्क हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट कहीं पर यूज़ नहीं हो रहा, बाकी सारे यूज़ हो रहे हैं। अब अगर मैं आकर क्या काम करता हूँ, इसको भी जो है कॉल करवा दूँ यहाँ पे आके मेरे कॉन्टैक्ट को कुछ ये, तो वो ऊपर खुद ही हो गया लाइट और डार्क, कुछ इस तरह से हमारा ये काम कर रहा था। आई थिंक ब्रैकेट्स मैंने गलत लगा दी यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी नहीं है, बट ये हम लोग ये कॉमन कन्वेंशन है कि फ़ाइल का नाम आप लिख देते हो। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ, इधर आकर मैं कॉन्टैक्ट कर देता हूँ, ठीक है, और ये मुझे एरर दे रहा है, वो क्या कह रहा है कि राउट्स, एक मिनट, ये हाँ, ये मुझे ऐसे राउट नहीं आना, ये ऐसे आना, ऐसे, एक तो ये कुछ ऐसे आएगा और ये बाहर आएगा, या डबल ब्रैकेट्स हो गई हैं, हाँ ऐसे, ठीक है, सही है। तो ये सिर्फ मेरे वेरिएबल का नाम है, मैं इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ, मैं इसका नाम अहमद रख सकता हूँ, ठीक है। बट अब वो कहेगा कि कॉन्टैक्ट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मेरे वेरिएबल का नाम कॉन्टैक्ट नहीं है, अब क्या है उसका नाम, अहमद, तो मैं अहमद लिख सकता हूँ। तो वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ये आपके वेरिएबल का नाम होता है, ये आपका प्रॉपर पाथ होता है। पाथ आप गलत नहीं कर सकते हो, ना ही आप अपने पैकेज का नाम गलत कर सकते हो। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। सेव करो। अब अगर मैं जाऊँ मेरे अहमद ना किसके ऊपर, कॉन्टैक्ट के ऊपर, तो मुझे मेरा दिख जाएगा कॉन्टैक्ट इसका पेज, ठीक है। ये सिर्फ मेरे वेरिएबल का नाम है और कुछ भी नहीं है, ये डन हो गया। बट कॉमन कन्वेंशन यही है कि आप जो है अपनी फाइल के नाम के साथ ही उसको लिखो, ताकि आपको पता चले कि ये है क्या इसके अंदर। अहमद से मुझे पता नहीं चला कि मैंने उसके अंदर क्या काम किया हुआ था। इधर आकर हम लोग वापस कॉन्टैक्ट कर देते हैं, कॉन्टैक्ट, ये हो गया कुछ इस तरह से, डन, सेव। और अब हमारी हर एक चीज़ जो है वो प्रॉपर वर्किंग में है। हेलो होम, अबाउट सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, सारे पेजेस हमारे काम कर रहे हैं। यहाँ तक पहले बताओ कोई मसला किसी को, क्लियर है। अब जब यहाँ तक आके हमें क्लियर है, आप लोग एक चीज़ ये नोटिस करोगे, यार हमारा पेज अभी भी रिलोड तो हो रहा है। मैं जैसे ही जा रहा हूँ ना, मेरे स्लैश अबाउट या किसी के ऊपर भी हमारा पेज रिलोड हो रहा है ऊपर, ठीक है। भले थोड़ा सा फास्ट है, लेकिन पेज रिलोड हो रहा है अभी भी। तो इस रिलोडिंग को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हमारे पास उसी रिएक्ट राउटर डॉम जो हमारे पास लाइब्रेरी है, इसी के अंदर एक और चीज़ होती है लिंक के नाम से, लिंक, हम लोग उसको यूज़ करते हैं यहाँ पे।
अब मुझे ये बताएं कि ये जो मेरे राउट्स होंगे होम अबाउट सर्विसेज कॉन्टैक्ट्स, ये पड़े कहाँ पे होंगे? मेरी नैव बार के अंदर पड़े होंगे ना। ये नैव बार एक जहाँ पे एंकर टैग होता था होम अबाउट सर्विसेज कॉन्टैक्ट्स, नैव बार होगी ना मेरी। मुझे मेरी नैव बार प्रॉपर अब बनानी पड़ेगी। यहाँ पर जो है हम लोग अपने सारे के सारे राउट्स ऐड कर सकते हैं कि हमारी पूरी की पूरी जो एप्लीकेशन है इसके अंदर कितने से पेजेस हैं, कितने राउट्स ऐड हैं, वो हमने यहाँ पे आके ऐड कर दिए हैं। ठीक है, और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप इसका सीक्वेंस को भी बना दो। मैं इसको ऊपर रख सकता हूँ, इसको नीचे रख सकता हूँ। ये हमारी नैव बार का इसके साथ कोई लिंक ही नहीं है। देखो मैंने उसका सीक्वेंस ख़राब कर दिया है, बट ये वैसे ही आ रहे हैं क्योंकि इसका मेरे नैव बार के साथ कोई लिंक है ही नहीं, वैसे ही है ये। ठीक है, अबाउट ये सारे काम वैसे ही हो रहे हैं। इसका सीक्वेंस कुछ भी हो जाए उसका मसला नहीं है। मेन चीज़ ये है कि आपने नैव बार किस तरह से बनाई हुई है। HTML का काम, जब आप होम अबाउट सर्विसेज कॉन्टैक्ट्स लिखते हो सारा का सारा, अगर आप कॉन्टैक्ट्स को ऊपर कर दोगे तो आपको ब्राउजर में भी ऊपर ही शो होगा, फिर सबसे पहले शो हो जाएगा। तो ये जो राउट्स हैं ये सिर्फ हम बता रहे हैं अपने वेब पेज को कि यार ये 5-6 राउट्स हमने ऐड किए हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, बट ये जहाँ पर ऐड होने नैव बार में उनका सीक्वेंस हमें देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से ऐड होने हैं। ठीक है, इधर आ जाओ ज़रा। और अब हम लोग क्या काम करते हैं, अब आके हम लोग ये काम करते हैं, अपने नैव बार का एक सेपरेट कंपोनेंट बनाऊंगा मैं। देखो रिएक्ट का एक फ़ायदा ये है कि अगर मैं अपना नैव बार बनाता हूँ और मैं अपने 5 पेजेस के अंदर नैव बार को रखना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या काम करूँगा? अगर मैं प्योर HTML CSS में काम कर रहा होता, मैंने करना था यार एक बार पूरा प्रॉपर नैव बार का ना सारा कोड लिख लूँ, फिर कॉपी पेस्ट करूँ सभी पेजेस के ऊपर जाकर। HTML में तो यही होता था ना हमारे साथ यार, ऐसा। यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पे आके मैं अपना एक सेपरेट बनाने वाला हूँ कंपोनेंट नैव बार के नाम से, navbar.js, और JSX करूँगा मैं इस चीज़ को क्योंकि मैं सजेशन लेना चाह रहा हूँ इस चीज़ की, JSX। और वापस से RFCE, वरना आप अपना वो भी कर सकते हो, डायरेक्ट खुद मैनुअली भी बना सकते हो। कॉन्स मेरी नैव बार इज इक्वल टू एरो फंक्शन जो कि रिटर्न करवा रहा होगा हमारी फ्रेगमेंट, कुछ यही है। मतलब कंपोनेंट हमने हर फाइल में बनाना होता है, पूरी फाइल सारा का सारा कंपोनेंट ही है और कुछ है ही नहीं। मतलब कि हम एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे मैं अपना कोड नहीं लिख सकता यहाँ पे आके। अगर मुझे अपना वेब पेज लाइक मुझे किसी तरह का स्ट्रक्चर बनाना है ना, मुझे ये अपना कंपोनेंट इस तरह से बनाना पड़ेगा। एक फंक्शन होगा जो कि रिटर्न करा रहा होगा मेरी HTML को। ठीक है, और इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, यही था ना, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मेरे नैव बार को। तो एक नैव बार का कंपोनेंट बना हुआ है जो एक्सपोर्ट भी हो रहा है यहाँ से आके। ऑब्वियसली इसके अंदर आकर मैं अभी कुछ अपनी चीज़ें ऐड कर देता हूँ, जैसे कि आई थिंक मेरी बैटरी फुल चार्ज है। ठीक है अभी। जैसे कि मैं करता हूँ यहाँ पे आके मेरा एक nav.nav बार, मैं ऐसे कर सकता हूँ। ये तो HTML है ना हमारी, या nav हैश nav बार जो भी है, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे चाहिए चीज़ नोटिस करो, क्लास नहीं है, क्लास नेम है, क्योंकि मैंने बताया था क्लास रिजर्व कीवर्ड होता है हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर। जैसे फॉर लूप रिजर्व कीवर्ड है, तो लेबल टैग के अंदर हम लोग फॉर को यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे हम लोग HTML4 करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग क्लास को यूज़ नहीं करते, क्लास नेम को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया nav। और उसके बाद मैं क्या काम करता हूँ, उसके बाद आके मैं इसके अंदर अपना वो प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाता हूँ कि नैव के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए मेरे पास। पहले लोगो भी होना चाहिए, लोगो भी होना चाहिए। ठीक है, तो लोगो भी ऐड करते हैं एक। तो मैं करूँगा मेरा div.logo एक, जिसके अंदर एक IMG का टैग हो जाएगा। और हमें पता है कि इमेज किस तरह से लगनी है हमारी। पहले इमेज इंपोर्ट होगी, उसके बाद उसको यहाँ पे हम लोग कॉल करवाएंगे डायनामिकली। वरना दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट उसको अपने पब्लिक फोल्डर के अंदर पेस्ट करो अपनी इमेज को, डायरेक्ट फिर उसका नाम लिख सकते हो फिर आप लोग, जो हमने बात की लास्ट क्लास में। बट मैं उसको डायनामिकली ही लेकर आने वाला हूँ यहाँ पे। तो मैं इधर आकर लोगो लिख देता हूँ, बट SRC के अंदर जो है मैं काम करूँगा, बट इसको मैं बाद में रखूँगा। पहले अपना प्रॉपर स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, इमेज मैं बाद से बाद में जाके डाउनलोड कर लूँगा कोई। उसके बाद आती है एक div.links करते हैं, div.links कुछ इस तरह से, सही है। और इधर आकर अब हम लोग क्या काम करेंगे, हमें पता है किस तरह से हम लोग अपने राउट्स बनाते थे सारे, एंकर टैग li मल्टीप्लाई बाय 4, 4 ही है हमारे पास। और उसके अंदर हम लोग बनाते थे अपने एंकर टैग्स, ऐसे ही था। कंट्रोल नहीं, मुझे और प्रेस करना था। मैं क्लिक करूंगा, यहाँ क्लिक करता जाऊंगा और सभी के अंदर जो है मैं एंकर टैग बना दूंगा। और इधर आकर मैं इनके ऐड कर दूंगा मेरा होम, मेरा अबाउट, मेरा सर्विसेज, और लास्ट में आ जाएगा मेरा कॉन्टैक्ट्स। क्या है, एक स्ट्रक्चर ठीक से बन जाता है, स्पेसेस कुछ उसको मिल जाती हैं, इसलिए ये। अच्छा जी, अब ये मैंने सारा अपना काम कर लिया है। मैंने इसको सेव करूँगा तो ये मुझे कहीं पे शो नहीं होने वाला। पहली बात तो ये है, क्यों शो नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने इसको कहीं पर कॉल करवाया नहीं, तो शो कैसे होगा ये। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और मैं इसको अपने हर पेज के ऊपर कॉल करवाने वाला हूँ।
होम के ऊपर, अबाउट के ऊपर, सर्विस के ऊपर, कॉन्टैक्ट्स के ऊपर, ताकि सेम कोड हर जगह पर अप्लाई हो। मैंने आपको स्टार्टिंग पर फर्स्ट क्लास में यही चीज़ बताई थी कि आप कंपोनेंट बनाकर उसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। आपकी एक एप्लीकेशन है, आप उसके बाहर भी किसी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हो। मैंने जो आपको फेसबुक की एग्जाम्पल दी थी, उसका जो कमेंट सेक्शन था, उन्होंने जब उसका कमेंट सेक्शन बनाया, उसके बाद सेम कमेंट सेक्शन के ही कंपोनेंट को उन्होंने कॉल करवाया इंस्टाग्राम के अंदर, वो सेम तरीके से काम किया। तो यहाँ पे भी कुछ उसी तरह का सीन है। कोड हमारा नैव बार का एक बार हमने लिख दिया, बट यहाँ पे आके अब अगर मैं उसको कॉल करवाता हूँ मेरे नैव बार को ऐसे, और मैं अगर टैब प्रेस करूँगा तो वो खुद ही ऊपर इसको इंपोर्ट कर देगा। टैब खुद ही ऊपर इसने इंपोर्ट किया, और ये कुछ इस तरह से। अब अगर आपको देखोगे तो होम पेज के अंदर मेरी नैव बार लगी हुई होगी। अगर मैं होम पेज दिखाऊँ आप लोगों को, तो वहाँ पे मेरी नैव बार लगी है कुछ इस तरह से। और वैसे CSS नहीं है, बट नैव बार है मेरी। CSS मैं उसको बाद में जाके ऐड कर दूंगा, बट मेरी नैव बार लगी हुई है यहाँ पे आके। अगर मैं इसी नैव बार वाले कंपोनेंट को अबाउट वगैरह सभी के अंदर कॉल करा दूँ तो हर जगह वो प्रॉपर वर्किंग में होगा। जैसे कि नैव बार यहाँ पे आके नैव बार कुछ ये सही है। अब अगर मैं अबाउट के ऊपर चलता हूँ, स्लैश मेरा अबाउट और एंटर, चेक करें नैव बार यहाँ पर भी है और अबाउट का पेज भी है। सेपरेट पेज, कोड एक बार ही लिखा, बट कॉल करवा रहे हैं उसको हर जगह पर हम लोग। ये काम होता है हमारे कंपोनेंट्स का। और इनका आप कह लो कि सिमिलैरिटी सारी सारी फंक्शंस के साथ ही है कि आप एक बार अपना फंक्शन बना लो, उसके बाद आप फंक्शन को कई बार भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही है ना। तो ये भी कुछ उसी तरह से काम करें, बट वहाँ पर हमारे पास ये जो कह लो लिमिटेशन थी कि आप सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर JS का ही लॉजिक डालते थे। यहाँ पे हमारे पास ये फीचर है कि हम लोग इसके अंदर पूरी HTML डाल सकते हैं, HTML भी डाल सकते हैं और पूरा का JS भी डाल सकते हैं, वो भी हम लोग आगे डालेंगे, बट हम फिलहाल ये कर रहे हैं। डन है। सेम नैव बार को जो है ना मैं अपने सर्विसेज वाले के अंदर भी कॉल करवाऊंगा। यहाँ पे आके मेरा नैव बार कुछ इस तरह से, और इसी को मैं कॉन्टैक्ट्स के अंदर भी कॉल करवा दूंगा आके। हाँ, मेरी नैव बार डन है। ब्राउज़र, तो अब अगर मैं किसी भी पेज के ऊपर आता हूँ तो हर पेज के ऊपर जो है मुझे मेरी नैव बार दिखने वाली है। यहाँ पे आके होम, मेरा फिर स्लैश अबाउट, उसके बाद फिर मेरा स्लैश सर्विसेज, एंटर, ठीक है, सर्विसेज भी काम कर रहा है, फिर मेरा स्लैश कॉन्टैक्ट, और वो भी प्रॉपर वर्किंग में है। क्लियर हुआ यहाँ तक आके? अब मैं बस अपने नैव बार वाली जो मेरा कंपोनेंट है ना उसको CSS दे रहा हूँ ताकि वो सभी के ऊपर अप्लाई भी हो जाए। ऐसी है ना, अगर मैं नैव बार को कुछ CSS देता हूँ तो वो सभी के ऊपर अप्लाई होगी, सभी नैव बार के ऊपर जहाँ जहाँ वो नैव बार मेरी कॉल हो रही होगी। तो आज एक CSS के लिए मैं बना रहा हूँ अपना एक SRC के अंदर ही ना मैं अपना एक ऐड कर रहा हूँ CSS, या स्टाइल्स के नाम से हम लोग एक चीज़ ऐड कर देते हैं, स्टाइल्स। कर सकते हैं, मैं प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बस, ठीक है। एक सेपरेट फोल्डर बनाया स्टाइल्स का, उसके अंदर मैं अपनी डालूंगा navbar.css की फाइल, ठीक है। और अब इसके अंदर क्या काम करते हैं, इसको मैं पहले इंपोर्ट करूंगा कहाँ पर, मेरे navbar वाले कंपोनेंट के अंदर, क्योंकि मेरा navbar वाले कंपोनेंट ही आगे सब हर जगह कॉल हो रहा है ना। तो अगर मैं मेरे navbar के अंदर इसको इंपोर्ट करता हूँ, मेरी CSS को कुछ इस तरह से, ऊपर आ जाओ, इधर आया मैं, और इधर आकर इंपोर्ट करते हैं मेरी navbar CSS को। इंपोर्ट करवाओ कहाँ पे, पाथ क्या होगा इसका, ये navbar वाला कंपोनेंट कहाँ पे पड़ा हुआ है, एक फोल्डर बाहर पड़ा हुआ है, ऐसी है। तो मैं करूँगा डॉट और स्लैश, एक फोल्डर बाहर आया मैं, वो मुझे सजेस्ट करे स्टाइल्स है ना एक, एंटर, उसके अंदर स्लैश होगी मेरी navbar.css। तो अब CSS अप्लाई हो चुकी होगी उसके ऊपर। मैंने जो CSS ऐड करनी है, अभी मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, वापस वही प्योर जो CSS है हमारी, यूनिवर्सल हमारा सेलेक्टर डालते हैं, मार्जिन पैडिंग 0 करते हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करते हैं, आगे जो मेरे navbar के अंदर काम करने हैं वो सारे करते हैं। आ जाओ इधर, तो मैं लगाऊंगा मेरा यूनिवर्सल सेलेक्टर, मार्जिन मेरी 0, उसके बाद मेरी जो है पैडिंग वो भी 0, उसके बाद मेरी बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, सेव। अब अगर आप लोग मेरा चेक करो ना यहाँ पे आके, तो navbar की सारी चीज़ से बिल्कुल साथ साथ जुड़ चुकी है, मार्जिन पैडिंग उसकी 0 हो चुकी है वहाँ पे जाके, ठीक है, काम कर रही है मेरी। अब आ जाओ इधर, तो मैं अपना सारा सेटअप करता हूँ। क्या थी, .navbar या #navbar, .navbar सिंपल। अगर मैं करूँ इसकी डिस्प्ले को फ्लेक्स, सेव ब्राउज़र, तो बिल्कुल ही मेरा वर्किंग में है, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँगा .navbar के अंदर, या डॉट जो लिंक्स है वो, उसकी भी डिस्प्ले को फ्लेक्स, सही है, सेव ब्राउज़र। तो बिल्कुल ये भी काम कर रहा है हमारा। राइट साइड पर लेके जाए तो एक चीज़ थी जस्टिफाई कंटेंट, हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं, और वो मैं navbar वाले के अंदर करूँगा ना, मैं करूँगा जस्टिफाई कंटेंट, इसका करो स्पेस बिटवीन, कुछ इस तरह से। तो ये भी काम कर गया हमारा, और ये हर पेज के ऊपर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि मैं मेरी जो CSS अप्लाई कर रहा हूँ वो navbar के ऊपर कर रहा हूँ।
ऐसा नहीं कि किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट के ऊपर जाकर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मैं मेनली नैवर वाले कंपोनेंट के ऊपर अप्लाई करूँ, तो हर पेज के ऊपर अप्लाई हो रही है CSS। ये देखो ये कॉन्टैक्टस है, अगर मैं इसको होम पेज के ऊपर लेकर जाऊँ वहाँ पर भी सेम CSS अप्लाई होगी मेरे नैव बार के ऊपर। डन है। बाकी इसकी सारी छोटी मोटी जो CSS है वो हटाते हैं हम लोग। यहाँ पे आके मैं बोलूँगा जो है मेरी डॉट लिंक्स के अंदर जितने भी LI के टैग हैं, आप क्या काम करो, सभी की लिस्ट स्टाइल को नन कर दो, तो बिल्कुल वो नन भी हो गया। उसके बाद मार्जिन देते हैं टॉप बॉटम से 0 लेकिन लेफ्ट राइट से 0.5 रैम तक की। डन है। उसके बाद मैं बोलूँगा LI के अंदर जितने भी एंकर टैग्स हैं आप सभी की टेक्स्ट डेकोरेशन को जो है टेक्स्ट माइनस डेकोरेशन को नन कर दो। सेव किया, सेव नहीं किया, सेव ब्राउज़र। बिल्कुल ये मेरी प्रॉपर वर्किंग में है यहाँ तक आके, यहाँ तक कोई मसला किसी को। क्लियर हो गया। कलर इनके चेंज करना चाहते हो तो वो कर लो, मैं करूँगा कलर इनका ब्लैक कर दो बस, या आई थिंक सो कलर इसका वाइट रखूँगा मैं पूरी नैव बार का कलर ब्लैक कर दूँगा, डार्क कर दूँगा उसके कलर। ठीक है, तो इधर आके मैं मेरी नैव बार का कलर ब्लैक करता हूँ, बैकग्राउंड कलर मेरा ब्लैक, और लेकिन एंकर टैग का कलर वाइट कर दूँगा मैं, ताकि मुझे वो दिखे भी ठीक से। कुछ ये मैं करना चाह रहा था। ठीक है, थोड़ी बहुत इसको पैडिंग देते हैं, पैडिंग 1 रैम तक की हाँ मुझे नैव बार को देनी है, मैं इसको ऊपर नैव बार में ले जाऊंगा फिर यहाँ पे आके। डन है। ठीक है इतनी, हाँ इतनी आई थिंक ठीक है। थोड़ी सी अगर इसमें कम करना चाहूँ तो मैं कर लेता हूँ 0.7 रैम तक, हाँ इतना ठीक है ये। बाकी अगर मुझे कोई यहाँ पे लोगो लगाना हो तो वो मैं लगा दूंगा बाद में जाके, बट ये इतना काम कर रहा है मेरा। आगे ये है कि मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ नैव बार का, थोड़ा सा इसको लाइट अगर मैं लेकर जाना चाहूँ या ब्लू की तरफ लेकर जाना चाहूँ मैं। सेव ब्राउज़र, तो ये मेरा कुछ ऐसा दिख रहा है, आई थिंक ये ठीक लग रहा है मुझे। डन हो गया। बट ये ये प्रॉपर्टीज़ हर जगह अप्लाई हुई है, अबाउट के ऊपर, मेरी सर्विसेज के ऊपर और मेरे कॉन्टैक्ट्स के ऊपर, हर जगह अप्लाई हुई है ये। क्या है, अब वो हम लोग करने लगे हैं। ठीक है, अब वो करने लगे हैं। आ जाए ज़रा इधर, आई थिंक मेरा ये चार्ज हो गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जैसे होम पेज के ऊपर, अबाउट के पेज के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक हो तो मेरा प्रॉपर वर्किंग में होना चाहिए। आ जाए ज़रा इधर, तो navbar.js के अंदर ही आ जाएं आप लोग। मैंने आपको बताया कि यार जो पेज रिलोड हो रहा है वो एंकर टैग की वजह से हो रहा है। ऐसी है ना, एंकर टैग की वजह से हमारा पेज रिलोड हो रहा है। मुझे एंकर टैग नहीं लगाना यहाँ पे आके, मुझे उसको चेंज करना है। तो मैं लगाऊंगा एंकर टैग की जगह मेरा लिंक एक चीज़ होती है वो कुछ ये, बस एंकर टैग हटाओ, वहाँ पे डालो अपना लिंक। और ये अगर मैं सेव करूँगा ना मुझे एरर मिलने वाला है कि लिंक इज़ नॉट डिफाइंड। Ctrl+S, लिंक इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, बिकॉज लिंक जो है बाय डिफॉल्ट मेरे पास रिएक्ट के अंदर पड़ा नहीं हुआ, ये आ रहा है मेरे पास रिएक्ट राउटर डॉम लाइब्रेरी से। ठीक है, तो मैं क्या काम करूँगा, ऊपर उसको इंपोर्ट करूँगा मेरी नैव बार के अंदर। मैं बोलूँगा इंपोर्ट करवाओ मेरे लिंक को, ये देखो वो सजेस्ट करे कहाँ से, रिएक्ट राउटर डॉम से। टैब प्रेस करो, वो खुद ही उस पर इसको इंपोर्ट कर लेगा। एंकर टैग और लिंक एक जैसा काम करते हैं। ठीक है, तो वो इसी के ऊपर अप्लाई होगा। डन हो गया। तो अब मैं सारे के सारे जो एंकर टैग है ना वो सभी को खत्म करूंगा, सबकी जगह क्या ऐड करूंगा, मेरे लिंक कुछ ये। सेव करेंगे इस चीज़ को। अब देखो सारे सारे हो गए सेट। सर CSS में भी तो अब वो चेंज करना है। मैं वही बात कर रहा था, एंकर टैग और जो मेरा लिंक है दोनों एक ही काम करें, हमारे लिंक बना रहे हैं। तो मुझे एंकर टैग अगर मैंने CSS में टारगेट किया तो वो लिंक ही टारगेट हुआ है मेरा। ठीक है, बट अभी अगर मैं सेव करता हूँ और ब्राउज़र में जाता हूँ तो एरर है मेरे पास। मुझे यहाँ पे टर्मिनल में कोई एरर नहीं दिख रहा, लेकिन अगर मैं ब्राउज़र में जाता हूँ यहाँ पे अच्छे से, यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं दिखाया। राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट करना यहाँ पे कंसोल। अच्छा, यहाँ पे अभी भी फिलहाल मेरे पास कोई एरर है नहीं। अब जो HRF का हमारा एट्रीब्यूट था वो एंकर टैग का एट्रीब्यूट है, ऐसे ही है ना। हमें ये एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करना, हमें इस लिंक का एट्रीब्यूट यूज़ करना है। और वो एट्रीब्यूट है हमारे पास हमारा टू, वो होता है हमारे पास हमारा टू कुछ ये बस। तो एंकर टैग की जगह डालो लिंक अपना और HRF की जगह डालो अपना टू बस। और यहाँ पे डाल आके क्या काम करो, स्लैश ऐड कर दो। ये स्लैश कौन सा स्लैश है, जो राउट्स के अंदर, जो हमने डाला हुआ है ना जो चीज़। अगर मैं आपको दिखाऊँ मेरा app.js, ये वाला है स्लैश। मैंने उसको बोला कि जैसे स्लैश के ऊपर यूज़र जाता है तो आपने क्या काम करना है, होम पेज को रेंडर कर देना मेरा, ऐसे ही है ना। तो मैंने ये वाला हमेशा ये मेरे ऊपर लागू है कि मैंने ये वाला पाथ जो है ना ये मैच करना है मेरे इस टू के साथ, तभी जो है ना क्लिक करने पर वो उस पेज के ऊपर जाएगा, वरना वैसे भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इनको भी चेंज करूँगा।
मैं उसको दूंगा 2 और यहाँ पे आके क्या होगा स्लैश अबाउट, क्योंकि ये मैंने उसके वहाँ पे डाला हुआ था। फिर स्लैश सर्विसेज, ये मैं टैब 2 इसको भी 2 कर दूंगा। और उसके बाद आएगा मेरा एक 2 एक और, जो कि हो जाएगा स्लैश कॉन्टैक्ट। अगर आप लोग चेक करोगे तो ये सारे सेम है जो कि यहाँ पर app.js के अंदर कॉल हो सेट किए हुए पाथ। तो पाथ को आप हमेशा सेट करते हो अपने उस 2 के साथ जो कि आपने लिंक के अंदर ऐड किया हुआ। राउटर वाले कंपोनेंट के अंदर, ये हमारा राउटर वाला कंपोनेंट हो गया ना, राउटर वाले कंपोनेंट के अंदर जो है आपने जहाँ पर अपने पाथ ऐड किए हैं वही सेम पाथ आप अपने नैवबार के अंदर लिंक में ऐड करते हो 2 के अंदर, ठीक है। और अब मेरी एप्लीकेशन सिंगल पेज बन चुकी है। ब्राउज़र में आते हैं, एक बार बस इसको रिलोड कर लो और बस। अब अगर मैं वैसे यहाँ पे आके क्लिक करूँ तो वैसे भी पेज रिलोड होगा, ठीक है। बट अब अगर मैं इनके ऊपर आकर क्लिक करता हूँ अबाउट का पेज, मेरा पेज रिलोड नहीं हुआ। अगर आपने चेक किया हो तो अगर मैं सर्विस के ऊपर क्लिक करता हूँ मेरा पेज रिलोड नहीं हो रहा है यहाँ पे आके। अगर मैं कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ मेरा पेज रिलोड नहीं हो रहा। सिंगल पेज एप्लीकेशन ये है। आप क्या काम करते हो, सिर्फ रिएक्ट राउटर डॉम को यूज़ करते हो, अपना पूरा का पूरा प्रॉपर राउटर बनाते हो। राउटर कंपोनेंट जब राउटर उसके अंदर राउट्स और उसके अंदर राउट, उसके अंदर आप क्या काम करते हो, पाथ ऐड करते हो अपने किस किस पाथ पर यूज़र जाना चाहिए, और फिर वो सेम पाथ आप अपने लिंक के अंदर ऐड करते हो नैवबार के अंदर। नैवबार हर जगह काम कर रही है हमारी, और उसके बाद जो है हमारे पेज को रिलोड होने से भी बचा रही है। ऑब्वियस है कि मेरे पास इसके ज़्यादा और भी मेरे पास अगर राउट्स होते तो वो भी मैंने इसी तरह से काम करना था। लेट्स सपोज मेरे पास होता यहाँ पे आके एक इन्फो के नाम से भी एक राउट होता, मैंने एक और ऐड करना था कंट्रोल डी करके इस तरह से, जिसको मैंने पाथ देना था मेरा इन्फो, कुछ इस तरह से इन्फो, और इधर आकर मैंने कॉल करवाना था मेरे उस इन्फो कंपोनेंट को, जो कि मैंने अभी बनाया नहीं होगा तो मुझे एरर दे देगा, ठीक है। और उसके बाद मेरी नैवबार वाले के अंदर आकर उसी इन्फो को जो है क्या काम करना था, इधर आकर ऐड करना था 2 के अंदर इन्फो, और यहाँ पे मैं इसको शो करवाने के लिए लिख देता इन्फो। सही है। अब अगर मैं सिर्फ अपना इन्फो का कंपोनेंट बना रहा हूँ तो मुझे वहाँ पर वो चीज़ दिखेगी, info.jsx RFCE, ठीक है। और इसके अंदर मैं अपनी नैवबार को पहले कॉल करवा लूँ, नैवबार क्योंकि सभी जगह कॉल हो रही है, नैवबार आ गई। उसके बाद आके वापस अपना h1 इन्फो, और उसके बाद एक p का टैग जिसके अंदर lorem करके कुछ कंटेंट्स ऑल जी सेव। चेक कर लो, हमने अपना पहले सारा अपना स्ट्रक्चर सेट किया था, और ये इन्फो एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ से, एक्सपोर्ट बिल्कुल हो रहा है, इंपोर्ट नहीं हो रहा होगा ये होगा app.js के अंदर इंपोर्ट। हाँ, तो मैं अब आकर इसको अगर लास्ट लेटर आप डिलीट करके दोबारा ऐड करो तो शायद मुझे सजेस्ट कर दे, हाँ ये उसने सजेस्ट कर दिया, ठीक है। टैब प्रेस करो या एंटर करो, वो उसको खुद ही ऊपर इसको इंपोर्ट भी कर लेगा। सेव करो, ब्राउजर में आओ तो सारी चीज़ें अभी प्रॉपर वर्किंग में होगी। होम के ऊपर जाएगा, होम पे जाएगा, इन्फो के ऊपर अब अगर जाता है पेज लोड भी नहीं होगा और इन्फो भी मुझे शो करवाएगा वो। तो ये चीज़ है हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन, इस तरह से बनती है हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन। समझ आ गई। ऑब्वियस है मैंने सिर्फ थोड़ा कंटेंट डाला होगा, आपके पास अब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना होगा, 5-6 पेजेस होंगे अगर आपके, तो आपकी वो सिंगल पेज एप्लीकेशन सिर्फ एक कंपोनेंट के थ्रू बन जाएगी, रिएक्ट राउटर डॉम के थ्रू। यहाँ तक क्लियर हुआ। ऑब्वियस है आप लोग क्या काम करोगे, अगर अपना फुटर बनाना चाहते हो फुटर भी बनाओ, और उसको भी अपने हर एक कंपोनेंट के अंदर नीचे जाकर कॉल करवा दो। फुटर वाले कंपोनेंट को एक सेपरेट फुटर का कंपोनेंट होगा, उसको कॉल करवा दो, वो भी काम करेगा हमारा। हर एक कंपोनेंट के अंदर हमें वो चीज़ दिखेगी और पेज वापस रिलोड तो हो नहीं रहा क्योंकि वो नैवबार के थ्रू होता है, ठीक है। इधर आओ, मैं अपना एक फुटर का कंपोनेंट बना रहा हूँ यहाँ पे आके। ज़रूरी नहीं है, मैं वही बात करता था, सिंपल फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो, एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पर लॉजिक वही है जो मैंने उस टाइम पे बताया था, एरो फंक्शन और सिंपल फंक्शन का। क्या एग्जैक्टली वो होल्ड करके रखता है अगर आपने फंक्शन को कॉल करवा दिया तो। लॉजिक वही है, लेकिन ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे आके, हम लोग सिंपल फंक्शन अपना यूज़ कर सकते हैं। मैं आके यहाँ पे अपना एक फुटर का कंपोनेंट बना रहा हूँ, footer.jsx, सही है। और वापस RFCE करते हैं फुटर, और इसके अंदर मैं क्या काम करूँगा, अपना एक H5 का टैग डालूंगा, और मैं अपनी वो HTML की एंटिटी को यूज़ करूँगा। हमने देखा था कॉपीराइट का एक साइन होता है हमारे पास, मैं लिखूँगा कॉपी करो, कुछ यही था, ठीक है। और कॉपीराइट कॉलन ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड, कुछ इस तरह से सेव करो। और अब क्या सीन होगा, मैं इसको जो है इसकी CSS दे रहा हूँ, इनलाइन CSS दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसको सेंटर में लिखना चाह रहा हूँ। हमें पता है कि हम लोग स्टाइल का एक एट्रीब्यूट ऐड करते हैं और डबल कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं स्टाइल के लिए, डबल कर्ली ब्रेसेस, और हम लोग इसको बोल देते हैं टेक्स्ट अलाइन कॉलन सेंटर। हम लोग अपना कैमल केस यहाँ पे आके यूज़ करते हैं। हमने ये भी चीज़ देखी थी कि यहाँ पे सिर्फ कैमल केस ही यूज़ हो सकते हैं इनलाइन स्टाइल के अंदर। अब ये भी प्रॉपर वर्किंग में होगी अगर मैंने इसको किसी भी कंपोनेंट के अंदर जाकर कॉल करवा दिया। फुटर को लेट्स सपोज मैं कॉल करवा देता हूँ आकर, कहाँ पर, इसको मैं कॉल करवाता हूँ मेरे होम पेज के अंदर आके, इधर आ जाओ,
मेरे इस इन सभी के बाद जो है ना, इसके बाद मैं आके मेरे फुटर को कॉल करवा देता हूँ फुटर, ठीक है। और फुटर इज़ नॉट डिफाइंड, फुटर को इंपोर्ट करवाओ ऊपर, इंपोर्ट भी हो गया ऊपर, कुछ इस तरह से सेव। अब मेरे होम पेज के ऊपर मुझे मेरा फुटर भी दिखने वाला है कुछ इस तरह से। कॉपीराइट ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड। और वैसे इसको बाकी सभी कंपोनेंट्स के अंदर ऐड करो, काम बन जाएगा हमारा। हर एक कंपोनेंट के अंदर कॉमन चीज़ क्या है, नैव बार और फुटर दोनों कॉमन है, जो कि हर एक कंपोनेंट के अंदर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से काम होता है हमारा। और ये थोड़ा सा दिखने में अच्छा भी लग रहा है। हमारा पेज जब रिलोड नहीं हो रहा होगा, ये लो, पर फुटर हमारा सब कंपोनेंट्स के अंदर नहीं आ रहा क्योंकि हमने उसको कॉल नहीं करवाया हुआ। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आके ये है कि हमारा कोड जो है ना अभी भी जो है ना रीयूजेबल नहीं है इतना। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। हमारा कोड जो है ना अभी भी इतना ज़्यादा रीयूजेबल नहीं है। रीयूजेबल किस तरह से यार, कि यार भले ही मैंने अपना नैवर का कंपोनेंट कॉल करवा दिया, भले ही मैंने मेरे फुटर का कंपोनेंट कॉल करवा दिया, बट मुझे बार बार हर एक कंपोनेंट के अंदर जाकर उसको कॉल करवाना पड़ रहा है। 5 है मेरे पास पेज है, मुझे 5 के अंदर जाकर उसको कॉल करवाना पड़ रहा है, ऐसे ही है ना। तो ये इन्होंने क्या काम किया, थोड़ा और आलसपन दिखाया और इसका भी एक और शॉर्टकट निकाल दिया उन्होंने। वहाँ पर उन्होंने क्या काम किया, आप लोग जाओ राउटर, जो हमारा मेन राउटर कंपोनेंट है यहाँ पे, ठीक है, राउट्स के अंदर आपको जो भी चीज़ का हो के ना ये चीज़ कॉमन है हर एक कंपोनेंट के अंदर, आप उसको यहाँ पे आके कॉल करवा दो, वो नीचे वाले सभी राउट्स के अंदर ऐड हो जाएगी, सभी राउट्स के अंदर। लेट्स सपोज मेरी नैवर सबके अंदर कॉमन है, मैं नैवर को सबके ऊपर आज से आके हटा देता हूँ, नैवर को मैं सबके ऊपर से हटा रहा हूँ, ठीक है, हटी यहाँ से, इन्फो के अंदर से भी हट गई, उसके बाद अबाउट के अंदर से भी हटाऊंगा, मैं सभी के अंदर से मैं मेरी नैवर हटा रहा हूँ। होम के अंदर आई थिंक है ही नहीं, हटा दिया। फुटर भी मैं हटा दूंगा यहाँ पे आके, क्योंकि फुटर भी सभी में कॉमन होने वाला है। डन है। तो ये होम पेज है, सारे के सारे ये काम है। अब जो चीज़ आपको लगता है कि हर एक कंपनी के अंदर कॉमन है, आप फिर क्या काम करते हो, आप अपने उसको यहाँ पे आके कॉल करवा देते हो। राउट से पहले सभी राउट्स, जितने भी आपके राउट्स हैं ना, सबसे पहले यहाँ पे आके आप कॉल करवाते हो। ये जो आपका राउट्स का टैग है, इसके पहले कॉल कराओ अपने नैव बार को, अगर कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसके नीचे राउट्स के अंदर जितने भी राउट बने हुए हैं सभी के ऊपर ये मेरी नैव बार लगी हुई होगी, ठीक है। सेव करो, ब्राउजर में आओ, चेक कर लो, इसके ऊपर आ गई, ये होम पेज है। अगर मैं जाऊँ मेरे अबाउट के ऊपर, /about, उसके ऊपर भी आएगी मेरी। अगर मैं सर्विसेज के ऊपर जाता हूँ, उसके ऊपर डबल आ रही है, क्योंकि आई थिंक मैंने सर्विसेज से एक हटाई नहीं है वहाँ से, सर्विसेज वाले से। मैं अगर सर्विसेज वाले देखूँ तो बिल्कुल वहाँ पे भी कॉल हो रही है, एक तो एक वहाँ पे भी कॉल हो रही है, 2 बार कॉल होगी, दोनों बार उसका लेकर आ गया मेरे पास नैव बार। ये कुछ ऐसा से है। तो ये भी सर्विसेज भी आ गया, इन्फो और कॉन्टैक्टस, यहाँ पे भी 2 बार लगी, क्योंकि मैंने कॉन्टैक्टस में भी कॉल करवाया हुआ होगा, जो मैंने हटाया नहीं है कुछ, ये ठीक है। तो ये मेरा सब कुछ आ गया। तो जो चीज़ आपकी कॉमन होती है वो आप क्या काम करते हो, आप उसको राउट से पहले बस ऐड कर दो, वो एक जितने भी आपके राउट्स हैं सभी के ऊपर वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब भले ये 15-20 राउट्स होते, सभी के ऊपर मेरी ये नैव बार लग गई होनी थी। सेम इसी तरह से मेरा जो है फुटर का भी यही सीन है, उसी राउटर कंपनी की तरफ। अगर मैं यहीं पर मेरे फुटर को कॉल करवा देता हूँ आकर कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ज़रा सा सीक्वेंस खराब होगा बस। नैव बार, फुटर, मेरा वेब पेज, ये आएगा। सेव करो, ब्राउज़र में आओ, चेक करो, नैव बार, फुटर, मेरा वेब पेज। तो ऑब्वियस है फिर हमें क्या काम करना पड़ेगा, नैव बार, वेब पेज, फुटर करना होगा। हम लोग क्या काम करेंगे, इस फुटर को राउट्स के बाद ऐड कर देंगे बस, यहाँ पे आके। सेव करो, ब्राउज़र में आओ, तो अब ये मेरा इस तरह से हर पेज के ऊपर अप्लाई हुआ मुझे मिलेगा। कॉमन चीज़ क्या है, नैव बार और फुटर मेरा, बीच में सारा कॉन्टेंट मेरा चेंज होता रहेगा, और मेरा पेज है वो रिलोड भी नहीं हो रहा। ये है मेरी सिंगल पेज एप्लीकेशंस। कुछ समझ आई क्या, किस तरह से हम लोग अपनी सिंगल पेज एप्लीकेशंस को बनाते हैं। इस तरह से हमारी एप्लीकेशन फास्ट हो गई, अगर आपने देखा हो तो। डन हो गया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि अक्सर जो है ना क्वेश्चन होता है इसका, कि यार सिंगल पेज एप्लीकेशन तो है, लेकिन हमारी जो एप्लीकेशन है वो जो है स्लो नहीं होगी कि एक ही पेज के ऊपर इतने ज़्यादा पेजेस रिलोड हो रहे हैं, रेंडर हो रहे हैं, एक ही पेज के ऊपर आकर इतने ज़्यादा पेज रेंडर हो रहे हैं। नहीं, इधर ही होगी, मिस आ गई। ये हमारा क्वेश्चन हो सकता है यार कि एक ही पेज के ऊपर आकर इतने ज़्यादा पेजेस हमारे रेंडर हो रहे हैं, तो हमारी एप्लीकेशन फिर क्यों वहाँ पे जो है स्लो नहीं हो रही है। हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन का ये मतलब नहीं होता कि एक पेज के ऊपर मल्टीपल पेजेस रेंडर हो रहे हो। हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन का ये मतलब होता है कि एक पेज के ऊपर मल्टीपल कंटेंट रेंडर हो रहा है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे आके नोटिस करो तो बीच वाला कंटेंट सारा का सारा सेम है, पेज मेरा बिल्कुल एक ही रह रहा है, मेरा सिर्फ कंटेंट उसकी जगह चेंज हो रहा है, पेज मेरा सिर्फ एक ही है,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं एक पेज के ऊपर 15-20 पेजेस को कॉल करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे आके। पेज सिर्फ मेरा एक ही कॉल हो रहा है, बट मैं कंपोनेंट्स को कॉल चेंज करता जा रहा हूँ। इसको आप इस सिनेरियो को देखो आप उसके थ्रू बटन का। लेट्स सपोज रीड मोर शो लेस है, आप क्लिक करते हो रीड मोर के ऊपर, क्या ऐसा होता है कि वो एक सेपरेट पेज के ऊपर में शो लेस का बटन शो करवाता है? पेज सेम बट बटन के अंदर सिर्फ कंटेंट चेंज हो रहा होता है। यहाँ पे भी कुछ उसी तरह का सीन है कि पेज सेम है बट उसका अंदर का कंटेंट चेंज कर रहा है, स्पेसिफिक कंटेंट। ये कुछ ये चीज़ होती है कि कंटेंट को चेंज करे, पूरे पेज को चेंज करेगा। पूरी की पूरी एप्लीकेशन सिंगल पेज इस तरह से बन जाती है हमारी। यहाँ तक बताओ कोई मसला किसी को भी? आप लोग कह सकते हो कि फुटर मेरा नीचे क्यों नहीं आ रहा, एंड पे आना चाहिए था। वो आ जाएगा जब इसके अंदर बीच में जब हम कंटेंट ऐड करेंगे। वेब पेज के अंदर जितना कंटेंट होगा, फिलहाल उसके अंदर सिर्फ इतना सा कंटेंट है तो वो उसके साथ ही आ गया, ठीक है। तो जितना कंटेंट होगा वो उसके नीचे आ जाएगा, बट हमारा पूरा सिंगल पेज एप्लीकेशन कुछ ये बनती है। डन बरीरा, क्या हो गया? सबको क्लियर है यहाँ तक आके? अब आपने बनानी है सिंगल पेज एप्लीकेशन। डन है? जो टेम्पलेट आपने बनाई हुई है ना, उसको सिंगल पेज कर दो बस, इस तरह से हो जाएगी। बस इतना सा काम है हमारा। यहाँ तक हम लोग क्लास को एंड कर रहे हैं, और आपकी जो क्वेरीज है आप अब मेरे से कर सकते हैं।